हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास इंग्लिश की सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अ टेल ऑफ वैलर। वैलर मतलब होता है वीरता। वीरता की कहानी, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बड़गाम। तो इस चैप्टर में हम एक ब्रेव सोल्जर मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनका क्या रोल था बैटल ऑफ बड़गाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्टिविटीज आपको गिवन है पहले। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज करेंगे, आप पेयर्स में काम करना है और जो भी आपके आंसर्स हैं उन्हें शेयर करेंगे अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ। ओके, फर्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी। आप सभी ने हमारे रिपब्लिक डे 26 जनवरी के दिन न्यू दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड को देखा होगा। कुछ बच्चों ने रियल में देखा होगा, अदरवाइज टीवी पर तो आप सभी ने देखा होगा। उस परेड के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो रिपब्लिक डे परेड बहुत ही ब्यूटीफुल और इंस्पायरिंग होती है। वो हमारी स्ट्रेंथ को शो करती है, हमारे कल्चर को शो करती है और इंडिया की यूनिटी को शो करती है। तो आंसर आप लिखेंगे, The Republic Day parade is very beautiful and inspiring. It shows the strength, culture and unity of India. Okay, next. Now what are the highlights of the parade? कुछ पिक्चर्स अभी हमने देखी भी। परेड की हाइलाइट्स में आप देखेंगे कुछ मार्चिंग सोल्जर्स आपको दिखाई देंगे। देन कुछ कल्चरल डांसेस भी होते हैं। फिर डिफरेंट स्टेट्स के टैब्लोज, टैब्लो बोलते हैं झांकियों को, टैब्लोज आपको दिखेंगे। ये हिमाचल प्रदेश का टैब्लो है। ओके, देन कुछ मिलिट्री डिस्प्लेस भी होते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे, द हाइलाइट्स ऑफ द परेड आर मार्चिंग सोल्जर्स, स्पेस थोड़ा सा कम है, मार्चिंग सोल्जर्स, इसलिए शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, होती तो बहुत सारी चीजें हैं। देन टैब्लोज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, जो मेन है सिर्फ वही लिख रहे हैं, टैब्लोज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। देन कल्चरल डांसेस एंड मिलिट्री डिस्प्ले एंड मिलिट्री डिस्प्लेज। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ व्हाट ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन ऑन दिस डे। इस दिन कौन से ब्रेवरी अवार्ड्स दिए जाते हैं एंड हु रिसीव्स देम, कौन उन्हें रिसीव करते हैं? तो सबसे पहले तो डिफेंस पर्सनल, जिन्हें उनकी ब्रेवरी के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे परमवीर चक्र, जो हाईएस्ट एक ब्रेवरी के लिए, सेल्फ सैक्रिफाइस के लिए जो अवार्ड दिया जाता है, हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड, वो है परमवीर चक्र। देन उसके अलावा महावीर चक्र, वीर चक्र, इतना डिटेल में हम आंसर नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ हम डिस्कस ही कर रहे हैं। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र डिफेंस पर्सनल को दिए जाते हैं। पुलिस को कुछ अवार्ड्स मिलते हैं उनकी ब्रेवरी के लिए, और बच्चों को भी मिलते हैं। जिन बच्चों ने कोई भी काम करने में एक्सेप्शनल ब्रेवरी दिखाई हो, उन ब्रेव बच्चों को 26 जनवरी को अवार्ड मिलता है और सभी को देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अवार्ड देते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे, दैट ब्रेवरी अवार्ड्स लाइक, क्वेश्चन था व्हाट ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन, सो ब्रेवरी अवार्ड्स लाइक पीवीसी, परमवीर चक्र, देन अशोक चक्र, शौर्य चक्र, बहुत सारे नाम इसमें आ सकते हैं, एटसेट्रा, शौर्य चक्र, ETC आर गिवन, ये दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन है, एंड हु रिसीव देम, कौन इनको रिसीव करते हैं? जो नाम आपने बताए हैं उनको हमारे ब्रेव सोल्जर्स रिसीव करते हैं। सो दे आर गिवन, दीज अवार्ड्स आर गिवन टू आर ब्रेव सोल्जर्स। ओके, and some awards are given to police and brave civilians, brave children also, but हम यहाँ पर
ओके, ये इन्हीं की बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, आंसर नंबर 3। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब आप 4 के ग्रुप में काम करेंगे। देखो ये भी एक रिपब्लिक डे परेड की पिक्चर आपको गिवन है और आपको बताना है व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ सोल्जर शुड हैव। एक सोल्जर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सोल्जर सबसे पहले तो ब्रेव होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए अपनी कंट्री के प्रति, उसको देश से प्यार हो और वो सेल्फ सैक्रिफाइस के लिए, बलिदान देने के लिए भी तैयार हो, देश के लिए बलिदान भी देना पड़े तो पीछे ना हटे। आंसर नंबर 1 आप लिखेंगे, अ सोल्जर शुड बी ब्रेव, बहादुर हो, डिसिप्लिन्ड हो, ऑनेस्ट हो और लॉयल हो। ओके, a soldier should love the country and be ready to sacrifice. Next is, if you had to share a message with a soldier, what would it be? I think ये पर्सनल होगा आपका। कोई भी मैसेज अगर आपको शेयर करना है तो आप क्या करेंगे? आप थैंक यू ही बोलेंगे उनको। तो लिख लेते हैं, आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। आप कहेंगे थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री, हमारे देश की रक्षा के लिए थैंक यू, एंड वी आर प्राउड, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं और आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू, एंड आपके जो सैक्रिफाइसेस हैं, वी रिस्पेक्ट देम एंड रिस्पेक्ट योर सैक्रिफाइसेस। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आंसर्स थे। अब हम आ जाते हैं चैप्टर पर। नाउ लेट अस रीड। तो शुरुआत हुई है एक बहुत छोटी सी देशभक्ति की कविता से। मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझी पे ये तन मन। देखिए ये है मेजर सोमनाथ शर्मा। ही वॉज बॉर्न इन उन्होंने 1923 में वो पैदा हुए और 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब देश के लिए वो शहीद हो गए। सिर्फ कितनी 24 ईयर्स, 24 साल की उम्र में। और ये पिक्चर आपको गिवन है कुमाऊं रेजिमेंट क्रेस्ट की। ओके, सो दिस इज अ ट्रिब्यूट। ये जो चैप्टर है ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट मतलब एक तरह से किसी को रिस्पेक्ट शो करना, हम श्रद्धांजलि देते हैं, सम्मान देते हैं टू द वैलिएंट मेजर सोमनाथ शर्मा। वैलिएंट मतलब होता है वेरी ब्रेव, बहादुर। ये पार्ट एक श्रद्धांजलि है बहादुर मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए, जो इंडिया के फर्स्ट रिसिपेंट थे। रिसिपेंट मतलब जो रिसीव करते हैं, ऑफ द परमवीर चक्र। ये परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय थे। हुज नेम इज एच्ड इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री। एच्ड मतलब होता है परमानेंटली फिक्स्ड इन समवन्स मेमोरी, और एनल्स मतलब होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। तो और हमारे जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनमें इनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा, हमेशा अंकित रहेगा। तो ये लेसन बहादुर मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में है, जो भारत के पहले परमवीर चक्र पाने वाले व्यक्ति थे और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। His bravery and sacrifice stand as a beacon of inspiration for generations. Beacon मतलब होता है source of inspiration, एक प्रेरणा का स्रोत है। उनकी जो बहादुरी और सैक्रिफाइस जो उन्होंने किए वो आने वाली कई जनरेशन्स को, पीढ़ियों को इंस्पिरेशन देगी, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत होगी। At every intersection of patriotism, whether through the National War Memorial, soul-stirring patriotic songs, books and stories recording acts of valor, or the celebrations of Azadi का अमृत महोत्सव, his memory is honored. तो हर एक देशभक्ति के अवसर पर कभी भी पेट्रियोटिज्म की कोई भी बात होगी, चाहे नेशनल वॉर मेमोरियल के थ्रू हो, चाहे हमारी आत्मा तक पहुंचने वाले जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं, देशभक्ति गीत होते हैं, किताबें आप पढ़ते हैं या स्टोरीज सुनते हैं। सोल स्टेरिंग मतलब होता है जो आपकी आत्मा को छू ले या फिर जिन्हें आप बहुत इंटेंसली फील करते हैं।
तो चाहे दिल छू लेने वाला कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग आप सुन रहे हो, देशभक्ति गीत, किताब पढ़ रहे हो, या फिर कोई कहानी पढ़ रहे हो जिसमें बहादुरी की बात की गई है, या फिर जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, उनकी जो मेमोरी है, उनकी याद को का हमेशा सम्मान किया जाता है। सम्मान के साथ मेजर सोमनाथ शर्मा को हर बार याद किया जाता है जब भी देशभक्ति की बात होती है। मेजर सोमनाथ शर्मास लेगेसी ऑफ करेज एंड डिवोशन। लेगेसी मतलब जो यादें, जो विरासत उन्होंने पीछे छोड़ी है, करेज की और डिवोशन की, देश के प्रति समर्पण की। टू द नेशन रिमेन्स फॉरएवर अलाइव, वो हमेशा जिंदा रहेगी, फॉरएवर अलाइव, रिमाइंडिंग अस ऑफ द अल्टीमेट प्राइस पेड फॉर आवर फ्रीडम। और हमेशा हमें याद दिलाती रहेंगी, रिमाइंड कराती रहेंगी कि उन्होंने कितना अल्टीमेट प्राइस पे किया है। अल्टीमेट प्राइस मतलब हाईएस्ट सैक्रिफाइस, कितना बड़ा बलिदान उन्होंने दिया है हमारी आज़ादी के लिए। मेजर सोमनाथ शर्मा की बहादुरी और उनका जो देश के प्रति समर्पण है, डिवोशन है, वो हमेशा जीवित रहेगा और हमें याद दिलाता रहेगा कि हमारी आज़ादी के लिए उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया है। नाउ द सेरीन कश्मीर वैली। सेरीन मतलब होती है बहुत काम, बहुत पीसफुल, शांत। शांत, द सेरीन कश्मीर वैली इन द शैडोज ऑफ द मैजेस्टिक हिमालयाज। मैजेस्टिक मतलब बहुत बड़े हिमालयाज विटनेस्ड अ टेल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेरोइज्म एंड sacrifice to protect the integrity of Indian borders. So हमारी कश्मीर वैली की जो शांति है, शांत कश्मीर वैली ने बहुत ऊंचे और शानदार हिमालयाज की शैडो में, उसकी छाया में विटनेस की एक कहानी। विटनेस करना मतलब देखना, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब बहुत ही स्पेशल, असाधारण हेरोइज्म की। जो मैजेस्टिक हिमालयाज हैं उनकी छाया में शांत कश्मीर वाली ने एक असाधारण वीरता और बलिदान की कहानी देखी है, जिसने इंडियन बॉर्डर्स की इंटीग्रिटी को, उनकी अखंडता को प्रोटेक्ट किया। नाउ द डे बिगैन विद द साइलेंस ऑफ अ कोल्ड नवंबर डॉन। दिन की शुरुआत होती है, डॉन हम बोलते हैं दिन का वो समय, सूरज निकलने से पहले, मतलब सूरज नहीं निकला होता लेकिन रोशनी आ जाती है हल्की हल्की। तो जिस दिन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो दिन कोल्ड नवंबर, नवंबर ठंडा महीना होता है, स्पेशली अगर हम कश्मीर की बात कर रहे हैं तो ठंडे नवंबर की एक शांत सुबह से शुरू हुआ, बट एंडेड विद एकोज ऑफ करेज। एको मतलब होता है गूंज, लेकिन खत्म हुआ जो वीरता की, बहादुरी की गूंज है उसके साथ, दैट सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस टू कम, जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। दिस इज द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द ब्रेव मेन दैट ही लेड ऑन अ मिशन। ये कहानी है मेजर सोमनाथ शर्मा और उन बहादुर लोगों की जिन्हें मेजर सोमनाथ शर्मा ने लीड किया एक मिशन के लिए। मिशन क्या था? टू प्रोटेक्ट द श्रीनगर एयरपोर्ट। श्रीनगर एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करना था उनको, फ्रॉम फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ गुरिल्ला फोर्स। गुरिल्ला फोर्स हम बोलते हैं, ये कोई रेगुलर मिलिट्री फोर्स नहीं होती, अनऑफिशियल इरेगुलर फोर्सेज होती हैं, ना इनकी कोई यूनिफॉर्म होती है, ना फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, कहीं पर अटैक करेंगे फिर छिप कर रहेंगे। तो श्रीनगर एयरपोर्ट को उन गुरिल्ला फोर्स के हाथों में जाने से इन्होंने बचाया, जिस फोर्स को ट्रेन किया था और जिसे बैक किया था पाकिस्तान ने। उस फोर्स को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान ने ही ट्रेनिंग दी थी। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाउ 90 men managed to foil the plan of some 500 infiltrators. Infiltrators बोलते हैं people who secretly invade, लोग जो चुपचाप कहीं घुस जाते हैं। तो ये कहानी है उन 90 लोगों की जिन्होंने मैनेज किया 500 इन्फिल्ट्रेटर्स के प्लान को खराब करना। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके साथ जो दूसरे सोल्जर्स थे वो काउंटिंग में सिर्फ 90 ही थे, और जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, जो घुसपैठिए थे, जो कब्जा करना चाहते थे श्रीनगर एयरपोर्ट पर, वो थे 500। और फिर भी उन्होंने उनके प्लान को फेल कर दिया। वो वांटेड, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो कैप्चर करना चाहते थे श्रीनगर को,
एंड द कश्मीर वाली को टू डिलीवर अ ब्लो टू न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत नया नया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसे डिलीवर अ ब्लो मतलब उसे एक भारी नुकसान वो पहुंचाना चाहते थे। द इवेंट्स दैट लेड टू द बैटल ऑफ बडगाम स्टार्टेड इन अगस्त 1947। वो कुछ इवेंट्स, घटनाएं जिनकी वजह से बैटल ऑफ बडगाम की लड़ाई की शुरुआत हुई, वो शुरू हुए थे अगस्त 1947 में। व्हेन पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन गुलमर्ग, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग को लॉन्च किया था, टू एनेक्स द कश्मीर वैली। एनेक्स करना मतलब होता है टू टेक पोजेशन ऑफ, किसी जगह पर कब्जा करना। तो बडगाम की लड़ाई की शुरुआत अगस्त 1947 में हुई, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग स्टार्ट किया ताकि वो कश्मीर वैली पर कब्जा कर सके, उसको अपने में मिला सके। दिस वॉज इन वायलेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट। ये एक वायलेट करना मतलब होता है किसी रूल को तोड़ना। तो ये एक एग्जिस्टिंग, जो उस टाइम पर एक अग्रीमेंट था, मतलब एक समझौता हुआ था, उसका वायलेशन था, उसका उल्लंघन था। अग्रीमेंट किसके साथ हुआ था? विद हरि सिंह के साथ, जो महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, हु हैड कमिटेड पाकिस्तान नॉट टू अटैक द स्टेट। पाकिस्तान ने उन्हें कमिट किया था, वचन दिया था हमला ना करने का, लेकिन फिर भी कश्मीर वाली पर उन्होंने अटैक कर दिया कमिट करने के बाद भी। तो ये तो कमिटमेंट यानी कि अग्रीमेंट का वायलेशन हुआ। उस समय पर हिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा, कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। पाकिस्तान अलग, इंडिया अलग और कश्मीर अलग। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग द कमिटमेंट, लेकिन अपने कमिटमेंट को ऑनर करने की बजाय, उसे सम्मान देने की बजाय, द पाकिस्तानी आर्मी ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड अराउंड 1000 इन्वेडर्स। पाकिस्तानी आर्मी ने लगभग 1000 इन्वेडर्स को, जो इन्वेड करते हैं, घुस जाते हैं चुपचाप, उन्हें ट्रेन किया, ट्रेनिंग दी, इक्विपमेंट्स दिए, इक्विप किया। हु पोजेस्ड डीप नॉलेज ऑफ माउंटेन पासेस। जो वहाँ जो इन्वेडर्स आए थे, 1000 इन्वेडर्स, वो बहुत अच्छे से जानते थे माउंटेन के पासेस को। पासेस हम बोलते हैं माउंटेन के बीच में जो जगह होती है, गैप होता है जहाँ से रास्ते बनाए जाते हैं। तो वो हिमालय है, वहाँ पर हिमालय के जो पासेस हैं, रास्ते हैं, उनकी डीप नॉलेज रखते थे। एंड द लोकल टेरेन टू एंटर कश्मीर। लोकल टेरेन हम बोलते हैं जो जैसा एरिया है वहाँ का लैंड, उसकी भी उन्हें अच्छी नॉलेज थी, जिससे कि वो इजीली कश्मीर में एंटर कर सकते थे। एंड टेक कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस। स्ट्रैटेजिक मतलब यहाँ पर है इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी उनको वो कंट्रोल करना चाहते थे, इंक्लूडिंग द श्रीनगर एयरपोर्ट, जिसमें से श्रीनगर एयरपोर्ट भी था, उन पर कब्जा करना चाहते थे। तो हालांकि इंडिया और पाकिस्तान ने कमिटमेंट की थी, हरि सिंह जो वहाँ के महाराजा थे जम्मू और कश्मीर के, कि वो उन पर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन उस कमिटमेंट का सम्मान करने की बजाय उन्होंने आर्मी ट्रेन कर दी, 1000 इन्वेडर्स की उनको इक्विपमेंट्स दे दिए। जो इन्वेडर्स थे वो अच्छे से जानते थे माउंटेन के पासेस को भी, और कश्मीर की जो लैंड है, लोकल टेरेन है, उसको भी। तो वो उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जिनमें से श्रीनगर एयरपोर्ट भी एक था, उसको कंट्रोल करना चाहा, उस पर कब्जा करना चाहा। द अल्टीमेट गोल ऑफ देयर प्लान वॉज, उनके प्लान का फाइनल गोल क्या था, आखिर वो क्या करना चाहते थे? टू इंजीनियर अ रिवोल्ट इन कश्मीर। इंजीनियर का मतलब यहाँ पर है प्लान करना, कि वो कश्मीर में रिवोल्ट, विद्रोह पैदा करेंगे। ओवरथ्रो द गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करेंगे, सरकार को हटा देंगे। ओवरथ्रो करना मतलब किसी को पावर से हटाना, सत्ता से हटाना। एंड कैप्चर द टेरिटरी, और टेरिटरी यानी कि कश्मीर को कैप्चर कर लेंगे। एंड इफ दे हैड सक्सीडेड, अगर वो सक्सेसफुल हो जाते, सफल हो जाते, इट वुड हैव अलाउड देम टू कंट्रोल स्ट्रेटेजिक माउंटेन पासेस, पीक्स एंड रिवर्स। तो फिर जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन के पासेस हैं, रास्ते हैं, पीक्स, चोटियां हैं, वहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, बहुत सारी नदियाँ निकलती है कश्मीर से, उन सब पर किनका, माउंटेन से, कश्मीर में जो हिमालयाज हैं वहाँ से, उन सब पर किनका कंट्रोल होता? पाकिस्तान का। ऑन 22 अक्टूबर ऑपरेशन गुलमर्ग वॉज लॉन्च्ड। ऑपरेशन गुलमर्ग कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 1947 में ही इसको लॉन्च किया गया। एंड दीज इनफिल्ट्रेटर्स इन्वेडेड कश्मीर।
और ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, घुसपैठिए थे, इन्होंने कश्मीर में एंटर किया, विच लेड टू द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट यहाँ पर कश्मीर के लिए यूज किया गया। जैसे इंडिया पाकिस्तान तो दो नेशंस थे, उस टाइम पर सभी को ऑप्शन दिया गया था कि आप इंडिया जाना चाहते हैं या पाकिस्तान, या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो कुछ स्टेट्स इंडिया में आ गए, कुछ पाकिस्तान में। जिन्होंने इंडिपेंडेंट रहना चुना उनको कहा गया प्रिंसली स्टेट। तो जिसकी वजह से बाद में प्रिंसली स्टेट यानी कि कश्मीर एक पार्ट बन गया इंडिया का 26 अक्टूबर 1947 में। क्योंकि प्रिंसली स्टेट कश्मीर के जो महाराजा थे, राजा हरि सिंह, इतनी बड़ी सेना उनके पास नहीं थी कि पाकिस्तान के जो इन्वेडर्स हैं या आर्मी है उनसे लड़ सके, तो उन्होंने इंडिया में मिलना ज़्यादा पसंद किया, इससे पहले कि पाकिस्तान उस पर कब्जा कर ले। नाउ इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्वेजन, अब ये जो इन्वेजन था, उन्होंने जो आक्रमण किया था उस प्लेस पर एंटर करके, इसके रिस्पॉन्स में, इसके जवाब में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट इट्स ट्रूप्स टू डिफीट द पीपल ऑफ कश्मीर एंड इंडियाज बॉर्डर्स टू डिफेंड द पीपल ऑफ कश्मीर। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ट्रूप्स भेजे, सोल्जर्स को भेजा, जिससे कि वो कश्मीर के लोगों को डिफेंड कर सके, उनकी रक्षा कर सके और इंडिया के बॉर्डर्स को भी डिफेंड कर सके। कब उन्होंने इन ट्रूप्स को भेजा? 27 अक्टूबर 1947, अगले ही दिन 22 अक्टूबर को इन्वेड किया उन्होंने। बहुत सारे हमले किए होंगे जगह जगह पर। फिर वहाँ के महाराजा ने इंडिया के साथ इंडिया का पार्ट बनना पसंद किया और नेक्स्ट डे हमने हमारे सोल्जर्स को भेजा 27 अक्टूबर 1947 में, जिससे कि वे कश्मीर के लोगों की और इंडिया का जो बॉर्डर है उसकी रक्षा कर सके। अ कंटिंजेंट ऑफ ट्रूप्स पोस्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर। कंटिंजेंट मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ट्रूप्स के बहुत सारे ग्रुप्स को पोस्ट कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में। पोस्ट करना मतलब वो चिट्ठी पोस्ट करने वाला नहीं, पोस्ट करना मतलब उनको वहाँ पर तैनात कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर वॉज एयर लिफ्टेड इनटू श्रीनगर। और फिर उनको श्रीनगर कैसे भेजा गया? एक ट्रूप्स के कंटिंजेंट को जम्मू एंड कश्मीर में पोस्ट किया गया और श्रीनगर एयरलिफ्ट मतलब हवाई रास्ते से उनको वहाँ पर भेजा गया, बिकॉज द लैंड रूट थ्रू पठानकोट वॉज नॉट इन गुड कंडीशन। पठानकोट से भी जाने का रास्ता था लेकिन वो अच्छी कंडीशन में नहीं था, लैंड रूट सही नहीं था, इसलिए एयरलिफ्ट किया गया, उन्हें एयर रूट से भेजा गया। ऑन 31 अक्टूबर द डी कंपनी ऑफ द 4th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट, जिसका क्रेस्ट आपको ऊपर दिया भी था, अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज ऑल्सो फ्लोन टू श्रीनगर। फिर 31 अक्टूबर 3 दिनों के बाद कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डी कंपनी, जिसको कौन लीड कर रहे थे? अंडर द कमांड ऑफ, वो उसके कमांडर थे मेजर सोमनाथ शर्मा, उनको भी श्रीनगर भेजा गया। दे फ्लोन, फ्लाई करके गए, बाय एयर भेजा गया। एट दैट टाइम, उस समय पर मेजर सोमनाथ शर्मा's लेफ्ट हैंड वॉज इन प्लास्टर। मेजर सोमनाथ शर्मा का जो लेफ्ट हैंड था वो प्लास्टर में था, चोट लग गई होगी शायद, बट ही इंसिस्टेड, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया, जिद की, ऑन बीइंग विद हिज कंपनी, कि वो अपनी कंपनी के साथ जाएंगे। कंपनी मतलब जो दल था उनका, सोल्जर्स का, उसके साथ वो जाएंगे वाइल इन कॉम्बैट। कॉम्बैट मतलब होता है बैटल। बैटल में उन्होंने अपने साथियों के साथ जाने के लिए इंसिस्ट किया, जिद की। ही न्यू, वो जानते थे, दैट दिस मिशन वुड बी वेरी चैलेंजिंग, ये मिशन बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। एंड टोल्ड हिज सीनियर ऑफिसर्स, उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर से क्या कहा? आई नो माई मैन बेटर दैन एनी वन एल्स। मैं, मेरे जो लोग हैं, मतलब जो सोल्जर्स हैं मेरे, उन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बेटर दैन एनी वन एल्स, किसी से भी ज़्यादा अच्छे से मैं उन्हें जानता हूँ। एंड इफ दे आर गोइंग इन टू एक्शन, अगर वो युद्ध के लिए जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग इन विदाउट मी, वो मेरे बिना नहीं जाएंगे। These words highlighted his commitment to his men and his country. अब ये जो वर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं, हाईलाइट करते हैं कि वो कितने कमिटेड थे, कितने डेडिकेटेड थे उनके सोल्जर्स के प्रति, उनके लोगों के प्रति और अपने देश के प्रति। वो चाहते तो मना कर सकते थे, लेकिन ये जो उन्होंने कहा, ये शब्द देश और उनके सैनिकों के प्रति उनके समर्पण को दिखाते हैं। बिफोर देयर अराइवल इन श्रीनगर, उनके श्रीनगर आने से पहले ही, there had been unfounded rumors of tribal movement towards the village of Badgam, less than 5 kilometers away from Srinagar airport.
उनके आने से पहले ही अनफाउंडेड रूमर्स, अनफाउंडेड मतलब नॉट बेस्ड ऑन रीजंस और फैक्ट, रूमर्स अफवाह जो होती है उसका तो वैसे भी कोई रीज़न नहीं होता, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की जिनका कोई आधार नहीं था, लोगों के पास कोई फैक्ट नहीं था, लेकिन ऐसी अफवाह थी कि पास में ही एक गांव था बड़गाम, जो श्रीनगर एयरपोर्ट से सिर्फ 5 ही किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ पर ट्राइबल लोगों की मूवमेंट को देखा गया है। बहुत सारे ट्राइब्स पहले थी पुराने समय में भारत में, जो लोग जंगलों में रहा करते थे, तो लोगों की कुछ ऐसी अफवाह थी जब वो श्रीनगर पहुंचे उससे पहले ही कि जनजाति के कुछ लोग बड़गाम गांव में उनकी मूवमेंट देखी गई है। नाउ द विलेज वॉज ऑन अ हायर ऑल्टीट्यूड दैन द एयरफील्ड। एयरफील्ड होता है जहाँ पर एयरप्लेन्स टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, ये एयरपोर्ट से थोड़ा सा छोटा होता है, तो एयरफील्ड से भी ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पर, ज़्यादा ऊंचाई पर वो गांव था बड़गाम, एंड एक्सेस वॉज थ्रू द विलेज। और अगर एयरफील्ड तक आपको जाना है तो इसी गांव के रास्ते से होकर जाना पड़ता। Hence, it was important for Indian force to retain control of the area in order to protect troops and facilitate supplies arriving via air. तो फिर हमारे इंडियन फोर्सेस के लिए बहुत ज़रूरी था कि उस गांव के ऊपर हमारा कंट्रोल हो। रिटेन कंट्रोल मतलब कीप कंट्रोल, उस पर कंट्रोल करना, नियंत्रण बनाए रखना इंडियन फोर्सेस के लिए बहुत ज़रूरी था, जिससे कि ट्रूप्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर वहाँ पर लोगों का कहना था कि ट्राइबल है, लेकिन हमें तो पता है कि वो इन्फिल्ट्रेटर्स की ही मूवमेंट वहाँ पर देखी गई होगी, तो ट्रूप्स के लिए भी खतरा है अगर वो वहाँ पर है, तो ट्रूप्स की प्रोटेक्शन के लिए और जो वाया एयर हमारी कुछ सप्लाईज आती हैं उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, फैसिलिटेट मतलब टू मेक समथिंग ईजियर, किसी चीज़ को आसान बनाना, आसानी से वो सप्लाईज हमें मिल सके, उसके लिए बड़गाम पर कंट्रोल ज़रूरी था। In reality, the enemy had started arriving in Badgam in small groups to avoid detection. लोगों को लगा कि शायद वो ट्राइब के लोग हैं, लेकिन रियलिटी क्या थी कि एनिमीज ने बड़गाम में आना शुरू कर दिया था स्मॉल ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में वो आते थे, जिससे कि उनको डिटेक्ट ना किया जा सके, पकड़े ना जाए, कोई उनको नोटिस ना करे। ऑन 3 नवंबर 1947 several companies including Major Somnath Sharma's D Company were sent to patrol and assess emerging threats in and around the village. Now 3 नवंबर 1947 में 31 अक्टूबर को वो आए थे, ये 2 दिन बाद की बात है। उस दिन कुछ कंपनीज को, जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी भी थी, कंपनी नाम दे दिए जाते हैं फोर्सेस में, डिफरेंट जो सोल्जर्स के ग्रुप्स होते हैं, हर कंपनी का एक लीडर होता है, कमांडर होता है, तो कुछ कंपनीज को, जिनमें की डी कंपनी भी थी जिसके लीडर थे मेजर सोमनाथ शर्मा, दे वर सेंट टू पेट्रोल, पेट्रोलिंग बोलते हैं मूवमेंट करना, एक तरह से गश्त लगाना जिसको कहते हैं, उनको गश्त लगाने के लिए भेजा गया, ये असेस करने के लिए, असेस करना किसी चीज़ को केयरफुली चेक करना, वो जो एक इमर्जिंग थ्रेट था, एक डेंजर था इन एंड अराउंड द विलेज, बड़गाम के आसपास बढ़ते हुए खतरे को असेस करने के लिए कुछ कंपनीज को पेट्रोल के लिए भेजा गया, पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। थ्रू आउट द डे द वैली वॉज ईयरली साइलेंट। ईयरली मतलब होता है थोड़े अजीब ढंग से, लेकिन वो अजीब थोड़ा डेंजर वे में, स्केरी वे में होता है। अच्छा, दिया भी है, इन अ स्ट्रेंज फ्राइटनिंग एंड मिस्टीरियस वे। मिस्टीरियस जैसे कोई मिस्ट्री हो, फ्राइटनिंग डराने वाला, स्ट्रेंज तरीके से उस दिन पूरा दिन जो वैली थी वो बिल्कुल अजीब तरह से, एक डराने वाले तरह से साइलेंट थी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, जिस दिन बैटल हुई उस दिन सुबह वैली बिल्कुल शांत थी। नाउ अराउंड आफ्टरनून, दोपहर तक, द कंपनीज वर ऑर्डर टू रिटर्न वन बाय वन। कंपनीज को ऑर्डर दिया गया वापस आने के लिए एक एक करके। डी कंपनी विद 90 सोल्जर्स वॉज द लास्ट। वापस जाने वाली कंपनीज में से डी कंपनी, जिसमें 90 सोल्जर्स थे, वो आखिरी थी, एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय 2 PM। दोपहर 2 बजे तक उनको वापस जाना था। नाउ व्हेन द एनिमी ट्राइबल गुरिल्ला इन्वेडर्स अंडर द कमांड ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, जब वो ट्राइबल गुरिल्ला इन्वेडर्स जो दुश्मन थे हमारे, जिनको ऑब्वियसली कमांड कर रही थी पाकिस्तानी आर्मी, दे सॉ दैट ओनली अ स्मॉल ग्रुप
उन्होंने देखा कि सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप इंडियन सोल्जर्स का वर लेफ्ट बिहाइंड इन बडगाम। जब उन्होंने देखा कि छोटा सा इंडियन सोल्जर्स का एक ग्रुप सिर्फ बडगाम में अभी रह गया है, दे अटैक्ड देम, उन्होंने उन पर अटैक कर दिया, इन्वेडर्स ने डी कंपनी के सोल्जर्स पर। देयर इनिशियल अटैक, उनका जो पहला हमला था, वॉज मेट विद स्टिफ रेजिस्टेंस, बहुत अच्छे से उनको रेजिस्ट किया, बहुत स्ट्रांगली फाइट बैक किया इंडियन डी कंपनी ने, बाय मेजर सोमनाथ एंड हिज मेन। पहले हमले का मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके सैनिकों ने बहुत कड़ा मुकाबला किया। हाउएवर, लेकिन मेजर सोमनाथ करेक्टली विजुअलाइज्ड, मेजर सोमनाथ शर्मा ने बिल्कुल सही विजुअलाइज कर लिया था। विजुअलाइज करना मतलब आगे की किसी चीज को इमेजिन कर लेना पहले ही। उन्होंने बिल्कुल सही वो समझ गए थे दैट द फर्स्ट अटैक वॉज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, ये जो पहला अटैक हुआ है ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, ध्यान भटकाने के लिए है। शॉर्टली देयर आफ्टर, उसके बिल्कुल बाद ही, अ मेजर अटैक केम फ्रॉम अनदर साइड, एक बहुत बड़ा हमला हुआ उनके ऊपर दूसरी साइड से। बाय देन, तब तक मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज 90 सोल्जर्स वर फेसिंग अबाउट 500 इन्वेडर्स, और तब तक मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके सिर्फ 90 सोल्जर्स लगभग 500 इन्वेडर्स का सामना कर रहे थे। द पाकिस्तानी इन्वेडर्स सॉट टू कैप्चर द श्रीनगर एयरफील्ड एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज। पाकिस्तान के जो इन्वेडर्स थे, वो पाकिस्तान के हमलावर चाहते थे कि वो श्रीनगर एयरफील्ड और उसके आसपास के एरिया को कैप्चर कर ले। इट वॉज क्लियर टू मेजर सोमनाथ शर्मा दैट डिफेंडिंग श्रीनगर टाउन, द एयरफील्ड एंड द वाइडर वैली वॉज इंडीड डिफिकल्ट until reinforcement arrives। reinforcement मतलब एक्स्ट्रा हेल्प, मोर सोल्जर्स। तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा को बिल्कुल क्लियर था, वो जानते थे कि पूरे श्रीनगर टाउन को, एयरफील्ड को और इतनी बड़ी वैली को डिफेंड करना, रक्षा करना बहुत मुश्किल है जब तक रीइंफोर्समेंट ना आ जाए, जब तक अतिरिक्त सैनिक नहीं आते, तब तक इन सब की रक्षा करना बहुत मुश्किल है। आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन को जब उन्होंने असेस कर लिया, समझ लिया अच्छे से, ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की एयर स्ट्राइक के लिए। एयर स्ट्राइक मतलब हवाई हमला। ही ब्रेवली लेड आउट ग्राउंड पैनल्स टू गाइड द एयरक्राफ्ट टुवर्ड्स देयर टारगेट, और उन्होंने बहुत बहादुरी से ग्राउंड पैनल्स लगा दिए, जमीन के ऊपर पैनल्स लगाए जिससे कि एयरक्राफ्ट को वो गाइड कर सके। एयरक्राफ्ट अटैक कहाँ पर करेंगे तो उनको एक तरह से गाइडेंस मिल जाए टुवर्ड्स देयर टारगेट, टारगेट क्या है उनका, कहाँ पर अटैक करना है। द एरियल अटैक्स वर सक्सेसफुल इन हिटिंग द ट्राइबल इन्वेडर्स। हवा से जो अटैक हुए, एरियल अटैक, हवाई हमले सफल रहे, उन्होंने ट्राइबल इन्वेडर्स को हिट किया। बट दे स्टिल आउट नंबर्ड डी कंपनी। आउट नंबर्ड मतलब वर ग्रेट इन नंबर्स, लेकिन जो एनिमीज थे अभी भी वो डी कंपनी से बहुत ज़्यादा थे नंबर्स में, बाय ऑलमोस्ट 7 to 1। आप ऐसा लगा सकते हैं एक सैनिक पर, एक सोल्जर के साथ पर 7 दुश्मन, मतलब उनके लगभग 7 टाइम्स। द अटैक ऑन द पोजिशंस ऑक्यूपाइड बाय मेजर सोमनाथ्स मेन कंटिन्यूड। तो मेजर सोमनाथ के लोगों ने, उनके सोल्जर्स ने जो पोजीशंस ली हुई थी, ऑक्यूपाई की हुई थी, उनके ऊपर हमले जारी रहे। एरियल अटैक्स भी हुए, बहुत सारे इन्वेडर्स को हिट भी किया गया, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा थे नंबर्स में। जैसा हम जानते हैं लगभग हज़ारों इन्वेडर्स उस टाइम पर कश्मीर आए थे, तो इंडियन सोल्जर्स के ऊपर वो अटैक करना कंटिन्यू रखते हैं। वास्टली आउट नंबर्ड एंड फेसिंग डेवस्टेटिंग फायर। एक तो दुश्मन नंबर्स में बहुत ही ज़्यादा थे, दूसरा वो बहुत डेवस्टेटिंग फायर मतलब बहुत हैवी गन अटैक्स को फेस कर रहे थे। फायर मतलब यहाँ पर वो आग लगना नहीं है, जैसे फायरिंग होती है, गोलीबारी जिसे आप कह सकते हैं, तो बहुत भयंकर गोलीबारी का वो सामना कर रहे थे। मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मेन स्टूड रेजोल्यूट। रेजोल्यूट मतलब डिटर्मिन्ड, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके सैनिक दृढ़ बने रहे, उन्होंने हार नहीं मानी, वो डिटर्मिन्ड थे। द एयर वॉज थिक विद द साउंड ऑफ गन फायर एंड द क्राइज ऑफ बैटल। चारों तरफ गोलियों की आवाज़ और बैटल की जो चीखें होती हैं वो हवा में गूंज रही थी। बट मेजर सोमनाथ शर्मा's वॉइस कट थ्रू द कियोस। लेकिन इतने कियोस के बीच में, इतनी अफरा तफरी के बीच में भी
मेजर सोमनाथ शर्मा की आवाज बीच में गूंज रही थी, अर्जिंग हिज मेन टू फाइट विद टेनासिटी एंड वेलर। टेनासिटी मतलब होता है डिटर्मिनेशन। जो अपने सोल्जर्स को अर्ज कर रहे थे, उन्हें प्रेरित कर रहे थे डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ और हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ लड़ने के लिए। टेनासिटी मतलब गिव अप ना करना, डिटर्मिन्ड रहना, अड़े रहना। डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज एंड हिज ओन इंजरीज। कैजुअलिटीज मतलब होता है बहुत सारे लोग इंजर हो गए, चोट लग गई उनको, बहुत सारे सोल्जर्स शहीद हो गए। इतनी हैवी कैजुअलिटीज के बाद भी और उनकी खुद की इंजरी के बाद भी, मेजर सोमनाथ शर्मा खुद इंजर्ड थे, उन्हें चोट लग गई थी, लेकिन डिस्पाइट दिस, इसके बाद भी मेजर सोमनाथ शर्मा डिस्प्लेड अनपैरेलल ब्रेवरी। अनपैरेलल मतलब जिसका कोई मैच ही ना हो, यहाँ पर दिया भी है अनपैरेलल, अनमैच्ड। इनके इन सब के बाद भी मेजर सोमनाथ शर्मा ने अनपैरेलल बहादुरी, अतुलनीय बहादुरी दिखाई, जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ही मूव्ड फियरलेसली थ्रू द बैटलफील्ड। वो फियरलेसली, बिना डर के बैटलफील्ड में, लड़ाई के मैदान में मूव कर रहे थे। डायरेक्टिंग फायर, बता रहे थे कि कहाँ फायर करनी है, अपने सोल्जर्स को डायरेक्ट कर रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे। फिलिंग मैगजीन्स फॉर हिज गनर्स, अपने गनर्स के लिए मैगजीन्स को फिल कर रहे थे। मैगजीन मतलब यहाँ पर क्या है, कंटेनर्स जिनमें कार्ट्रिजेस होते हैं, टू फेड इनटू द गन, जिन्हें गन में फीड किया जाता है, गन बुलेट्स के कंटेनर्स, उन्हें वो फिल कर रहे थे और एनकरेज कर रहे थे, एनकरेजिंग हिज मेन टू होल्ड देयर ग्राउंड। अपने लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि वो मैदान पर डटे रहे, हार ना माने, मैदान छोड़कर भागे नहीं। तो बैटल में अक्सर ऐसा ही होता है, अगर लीडर खुद डरा हुआ दिखेगा, खुद हार मान लेगा, तो सोल्जर्स लड़ नहीं पाएंगे। उन्हें फाइट करने के लिए एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, जो काम मेजर सोमनाथ शर्मा ने किया। हालांकि बहुत कैजुअलिटीज़ हुई, खुद उनको इंजरी हो गई, लेकिन फिर भी उनकी बहादुरी की आप तुलना ही नहीं कर सकते, कंपेयर ही नहीं कर सकते। बैटल फील्ड में वो मूव कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे किधर गोली चलानी है, मैगजीन्स को फिल कर रहे थे गनर्स के लिए और उनके सोल्जर्स को एनकरेज कर रहे थे कि मैदान पर डटे रहे। देखिए उनका एक कोट भी आपको दिया है, मेजर सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्र उनको मिला था। वो कहते हैं, आई शैल नॉट विड्रॉ एन इंच, मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड, आखिरी राउंड तक, आखिरी आदमी सोल्जर जब तक मेरे पास रहेगा तब तक फाइट करूंगा। However, as the battle progressed, लेकिन जैसे जैसे ये बैटल आगे बढ़ी, डी कंपनी began running out of ammunition. Ammunition होता है सप्लाई ऑफ बुलेट्स, शेल्स एंड एक्सप्लोजिव्स, गोला बारूद आप कह सकते हैं। तो डी कंपनी के पास गोला बारूद धीरे धीरे खत्म होने लगा। When Major सोमनाथ शर्मा informed brigade headquarters about this, he was asked to pull back. जब मेजर सोमनाथ शर्मा ने इसके बारे में इन्फॉर्म किया हेडक्वार्टर्स में, तो उन्हें कहा गया कि पुल बैक करने के लिए, पीछे हटने के लिए कह दिया गया। अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन, उस सिचुएशन की ग्रेविटी से, ग्रेविटी मतलब वो कितनी सीरियस सिचुएशन है, वो उससे अवेयर थे, जानते थे, वो स्थिति की गंभीरता को समझते थे। समझते हुए उन्होंने रिस्पॉन्ड किया विद द वर्ड्स, उनके शब्द क्या थे, द एनिमी इज ओनली 50 yards फ्रॉम अस, एनिमीज हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। वी आर हेविली आउट नंबर्ड, हम नंबर्स में भी बहुत कम है, एनिमीज बहुत ज़्यादा है। वी आर अंडर डेवस्टेटिंग फायर, बहुत ज़्यादा गोलाबारी के, डेवस्टेटिंग भयंकर गोलाबारी के बीच में अभी हम हैं। आई शैल नॉट विड्रॉ एन इंच, लेकिन मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। हालांकि उनको पुल बैक करने के लिए बोला गया था, बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड, मैं आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ूंगा। पीछे हटने से वो मना कर देते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अंत तक लड़ेंगे। जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट्स के बाद ही, व्हेन ही वॉज क्राउच्ड इन अ ट्रेंच, क्राउच्ड मतलब होता है सैट विद नीज बेंड, घुटने मोड़कर नीचे वो बैठे थे एक ट्रेंच में। ट्रेंच एक खाई जैसा होता है, देखो ये होती है ट्रेंच, एक ऐसे लॉन्ग नारो, पतली सी लंबी खाई होती है, जिसमें एनिमीज की गन फायर से, गोली से बचने के लिए सोल्जर्स यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, यहाँ से अटैक करते हैं।
तो वो एक ट्रेंच में झुककर बैठे हुए थे नेक्स्ट टू अ मशीन गन ऑपरेटर, एक मशीन गन ऑपरेटर के पास में, जो मशीन गन को ऑपरेट कर रहा था सोल्जर, उसके पास, इन ऑर्डर टू हेल्प हिम लोड द गन, जिससे कि वो उसकी हेल्प कर सके गन को लोड करने में। हिज पोजिशन वॉज हिट बाय अ मॉर्टर शेल किलिंग हिम इंस्टेंटली। मॉर्टर मतलब होता है तोप। तोप के गोले ने उनकी पोजीशन को हिट किया और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। डिस्पाइट लूजिंग देयर मेजर, जो सोल्जर्स थे उन्होंने उनके मेजर को खो दिया था, जो लीडर थे उनके, एंड फेस्ड विद ओवरवेलमिंग न्यूमेरिकल सुप्रीमेसी ऑफ द एनिमी, और एनिमीज बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में सुपीरियर थे। ओवरवेलमिंग मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा नंबर्स में भी वो बहुत ज़्यादा थे, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद, डिस्पाइट दिस, द हेरोइक एक्शंस ऑफ लेट Major Somnath Sharma motivated his men to hold on to their position for over 6 more hours. तो जो उनके सोल्जर्स थे, लेट मेजर सोमनाथ शर्मा के हेरोइक एक्शंस ने उन्हें इतना मोटिवेट किया कि अगले लगभग 6 घंटे से ज़्यादा उन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, सरेंडर नहीं किया, वो डटे रहे बिफोर बीइंग ओवररन बाय द एनिमी। ओवररन करना, डिफीट करना। उसके बाद इन सब के बाद ही दुश्मन उन्हें पराजित कर पाए। नाउ देयर ब्रेव रेजिस्टेंस, जितनी ब्रेवली उन्होंने रेजिस्ट किया, रोके रखा दुश्मन की सेना को, प्रोवाइडेड टाइम फॉर रीइंफोर्समेंट्स टू अराइव, इससे रीइंफोर्समेंट, एक्स्ट्रा सोल्जर्स को आने का टाइम मिल गया और ज़्यादा सोल्जर्स श्रीनगर पहुंच गए, इंक्लूडिंग फ्लाइंग इन सोल्जर्स फ्रॉम द पंजाब रेजिमेंट टू श्रीनगर। जो रीइंफोर्समेंट आई, एक्स्ट्रा हेल्प आई, उसमें फ्लाइंग इन सोल्जर्स भी थे पंजाब रेजिमेंट के, वो सभी श्रीनगर आ जाते हैं। द हेरोइक डीड्स ऑफ मेजर सोमनाथ, मेजर सोमनाथ एंड हिज मेन, और उनके सैनिकों के जो हेरोइक, उन्होंने भी बहुत वीरता दिखाई थी, उनके इस वीरता भरे कारनामों की वजह से थॉरोली डीमोटिवेटेड द एनिमी, एनिमी बहुत डीमोटिवेट हुए, उन्होंने दुश्मनों के हौसले को तोड़ दिया, कॉजिंग मोर दैन 300 कैजुअलिटीज इंक्लूडिंग इंजरिंग देयर लीडर, जिसमें 300 से ज़्यादा जो दुश्मन हैं वो मारे गए, कैजुअलिटीज हुई, घायल हो गए, और उसमें उनका जो लीडर था वो भी इंजर हुआ। मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके सैनिकों की बहादुरी ने दुश्मनों का हौसला तोड़ दिया और 300 से ज़्यादा दुश्मन घायल और मारे गए, उनमें से उनके लीडर भी इंजर्ड थे। इन मैनी सिग्निफिकेंट वेज, और कई मायनों में सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट वेज में आप कह सकते हैं, डी कंपनी सैक्रिफाइस एंड मेजर सोमनाथ्स लीडरशिप सेव्ड श्रीनगर फॉर इंडिया। श्रीनगर को भारत के लिए किन्होंने बचा लिया? डी कंपनी के सैक्रिफाइस ने, उनके बलिदान ने, और मेजर सोमनाथ शर्मा की लीडरशिप ने। The 4 Kumaon Battalion was awarded the battle honor. 4 Kumaon Battalion को बैटल ऑनर से अवार्ड किया गया, यानी कि उन्होंने जो ब्रेवरी दिखाई, जिस तरह से करेज को शो किया श्रीनगर को प्रोटेक्ट करने में, उसके लिए इंडियन आर्मी ने उनको स्पेशल ऑनर दिया। एंड मेजर सोमनाथ laid down his life for the nation at the young age of 24. बहुत कम उम्र, 24 साल की उम्र में ही मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। फॉर दिस एक्ट ऑफ कंस्पीक्वस ब्रेवरी, कंस्पीक्वस मतलब होता है नोटिसेबल, जो साफ दिखाई दे, ऑब्वियस हो, इम्पॉसिबल हो जिसको मिस करना। अपनी इस बहादुरी के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज अवॉर्डेड विद परमवीर चक्र PVC। अपनी असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हिज साइटेशन हम बोलते हैं एक जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, जिसमें किसी की अचीवमेंट या फिर किसी की ब्रेवरी के बारे में लिखा गया होता है। तो उनका जो साइटेशन है रिफ्लेक्ट्स हिज हेरोइज्म, वो उनकी वीरता को, उनकी देशभक्ति को, पेट्रोटिज्म को, और उनकी करेज को, उनकी हिम्मत को दिखाता है। देखो नीचे दिया भी है, ये साइटेशन है उनके बारे में जो लिखा गया है। He was the first recipient of the PVC, वो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। अवॉर्डेड पॉस्ट्यूमसली,
पॉस्ट्यूमसली मतलब होता है आफ्टर डेथ, मरणोपरांत बोलते हैं जिसे हिंदी में। तो ये शहीद होने के बाद पीवीसी उनको मिला फॉर गैलेंट्री एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस, जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस, बलिदान उन्होंने दिया। अपनी जान से ज़्यादा तो व्यक्ति कुछ दे नहीं सकता, तो देश के लिए अल्टीमेट सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए, और गैलेंट्री उनकी वीरता के लिए। ये पता होना चाहिए आपको। फर्स्ट पर्सन जिनको पीवीसी मिला था, परमवीर चक्र, वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। पॉस्ट्यूमसली उनको मरणोपरांत ये मिला था। ओके, नीचे साइटेशन ये अच्छे से भी दिया है आपको। चलिए 2 पेजेस हैं अभी। Now we have delved into how the events of 3rd November 1947 played out. Delved मतलब होता है किसी चीज़ को डीपली पढ़ना। तो 3rd नवंबर 1947 के इवेंट्स के बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, किस तरह से वो हुए थे। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोइंग मोर अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ मेजर सोमनाथ। मेजर सोमनाथ का शुरुआती जीवन कैसा था वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। एंड द इवेंट्स दैट लेड हिम टू मेक द अल्टीमेट सैक्रिफाइस फॉर द नेशन। और किन इवेंट्स, किन घटनाओं ने उन्हें देश के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस, सबसे बड़ा बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। बॉर्न ऑन 31 जनवरी 1923, वो पैदा हुए थे 31 जनवरी 1923 में, इन द पिक्चरेस्क टाउन ऑफ दाद इन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पिक्चरेस्क मतलब होता है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एक टाउन, दाद में। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ फैमिली विद अ रिच मिलिट्री लेगेसी। लेगेसी मतलब विरासत, लेगेसी मतलब लाइफ एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज, बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन जो वैल्यूज, बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं उसको हम लेगेसी बोलते हैं। हमारी विरासत क्या है? तो वो एक ऐसी फैमिली से, ऐसे परिवार से थे जिनकी मिलिट्री लेगेसी, जो सैन्य परंपरा थी, विरासत थी, वो बहुत ही मजबूत थी, रिच थी। हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा, उनके पिताजी मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा, हैड सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन, बहुत सम्मान के साथ, डिस्टिंक्शन मतलब विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड ऑनर, उन्होंने देश को सर्व किया था, देश की सेवा की थी। Young Somnath was also deeply inspired by the valorous tales of Mahabharata imparted to him by his grandfather. और young सोमनाथ बचपन से ही, जब वो छोटे थे, he was deeply inspired, वो बहुत इंस्पायर होते थे, प्रेरित होते थे जब वीरता की कहानी सुनते थे, महाभारत की वीरता की कहानियाँ जब वो सुनते थे, जो उन्हें उनके ग्रैंडफादर सुनाते थे। बचपन में, यंग एज में, उनके दादा द्वारा सुनाई गई महाभारत की वीरता की कहानियों ने उन्हें बहुत इंस्पायर किया था, उन्हें बहुत प्रेरित किया था। ओके, ये हम उनकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं। 31 जनवरी 1923 में वो पैदा हुए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बहुत ही सुंदर शहर दाद में। वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जिनकी बहुत रिच मिलिट्री लेगेसी थी। उनके पिताजी मेजर अमरनाथ शर्मा, उन्होंने देश की सेवा की थी विद डिस्टिंक्शन, विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर, और उनके दादा द्वारा सुनाई गई महाभारत की जो वेलरस टेल्स थी उससे वो बहुत इंस्पायर होते थे। नाउ फ्रॉम हिज अर्ली एजुकेशन इन शेरवुड कॉलेज, थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अभी हम देखेंगे। उनकी जो अर्ली एजुकेशन थी, शुरुआती पढ़ाई, वो शेरवुड कॉलेज से हुई जो नैनीताल में है। टू हिज रिग्रेस ट्रेनिंग, फिर रिग्रेस मतलब बहुत टफ ट्रेनिंग हुई उनकी एट द रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट। सैंडहर्स्ट ये इंग्लैंड में एक जगह है। तो नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद इंग्लैंड में सैंडहर्स्ट में मिलिट्री कॉलेज में टफ ट्रेनिंग उन्होंने की। मेजर सोमनाथ शर्मा's लाइफ वॉज टेस्टामेंट टू डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। टेस्टामेंट मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस या प्रूफ। एक उनकी जो लाइफ है वो एक एग्जाम्पल है, एक प्रूफ है डिसिप्लिन, अनुशासन और डेडिकेशन, समर्पण का। उनका जीवन अनुशासन और समर्पण का एक उदाहरण है। कमीशन इनटू द 8th बटालियन 19th हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942। कमीशन मतलब होता है ऑफिशियली एक ऑफिसर बनाना, तो वो अधिकारी नियुक्त किए गए 8th बटालियन
19th हैदराबाद रेजिमेंट में 1942 में ही सर्व्ड विद डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन द आराकान कैंपेन इन बर्मा। जैसे कि हम जानते हैं 1947 से हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्योंकि इंग्लैंड ने पार्ट लिया था तो हमारे सोल्जर्स भी गए थे, तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर भी बर्मा में के आक्रान में जो कैंपेन थी उसमें भी बहुत बहादुरी दिखाई। अर्निंग मेंशंस इन डिस्पैच्ड फॉर हिज ब्रेवरी, और अपनी बहादुरी के लिए उनको मेंशन भी किया गया, उनका नाम लिखा गया है डिस्पैचेस। डिस्पैच मतलब होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। उससे पहले ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो ब्रिटिशर्स थे वो बनाते थे, तो इवन उन्होंने भी उनकी ब्रेवरी के लिए अपने डिस्पैचेस में उन्हें मेंशन किया है। हाउएवर, लेकिन इट वाज ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947 टू 48, 1947 से 1948 में जो भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर्स हुए, पर्टिकुलरली इन द बैटल ऑफ बडगाम, स्पेशली बैटल ऑफ बडगाम, वो बैटल थी दैट द लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज ट्रूली फॉर्ज्ड। फॉर्ज्ड मतलब शेप्ड और स्ट्रेंथन ऑफन थ्रू हार्डशिप। मेहनत से उनकी असली जो पहचान बनी वो बैटल ऑफ बडगाम में बनी। हालांकि उनकी वीरता के किस्से उससे पहले भी सुने गए थे, लेकिन बैटल ऑफ बडगाम में उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। द लाइफ एंड सैक्रिफाइस ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एम्बोडी द हाइएस्ट आइडियल ऑफ ड्यूटी, ऑनर एंड पेट्रोटिज्म। मेजर सोमनाथ शर्मा का जो जीवन या उनका जो सैक्रिफाइस बलिदान था, वो कर्तव्य, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, ऑनर सम्मान, और पेट्रोटिज्म देशभक्ति का जो हाईएस्ट आइडियल्स हैं, सबसे बड़े जो आदर्श हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। एम्बॉडी मतलब प्रेजेंट करना, दर्शाना। ही हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सोल्जर्स एंड सिटीजन्स अलाइक। अलाइक मतलब समान रूप से सोल्जर्स के लिए, सैनिकों के लिए और सिटीजन्स के लिए भी वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, दोनों को ही प्रेरणा देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हिज स्टोरी इज अ रिमाइंडर ऑफ द sacrifices मेड बाय काउंटलेस men and women in defense of the motherland and highlights the profound sense of duty that inspired them। और उनकी ये जो कहानी है ये हमें याद दिलाती है, रिमाइंड कराती है उन लोगों के, काउंटलेस मतलब जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती, अनगिनत लोगों और महिलाओं, मेन और वुमेन के बलिदानों की याद दिलाती है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मदरलैंड को डिफेंड करने के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, बलिदान दिए हैं। उन सभी के बलिदानों की याद उनकी कहानी हमें दिलाती है और हाईलाइट करती है कि उनमें कितनी प्रोफाउंड सेंस ऑफ ड्यूटी होगी, मतलब कितनी गहरी भावना होगी उनकी अपने कर्तव्य के प्रति, जिसने उन्हें इंस्पायर किया होगा सेल्फ सैक्रिफाइस के लिए। हमारे सोल्जर्स अपनी ड्यूटी के प्रति कितने डेडिकेटेड रहते होंगे कि अपनी जान देने से भी वो पीछे नहीं हटते। इन द क्वाइट ऑफ द कश्मीर वैली की शांति में, वेयर द एकोज ऑफ डी कंपनीज बैटल विद इनफिल्ट्रेटर्स हैव लॉन्ग सिंस फेडेड। जहाँ पर डी कंपनी की जो बैटल हुई थी इनफिल्ट्रेटर्स के साथ, उन घुसपैठियों के साथ, उनकी गूंज बहुत समय हो गया है, फेड हो गई है, वो आवाज़ें अब ख़त्म हो गई है। बट द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी अभी तक, इट रिमेन्स अ बीकन ऑफ करेज एंड सैक्रिफाइस। उनकी कहानी हिम्मत और बलिदान की प्रेरणा हमें आज भी देती है। बीकन मतलब एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का स्रोत है वो अभी भी। हिज वैलर एंश्योर्ड दैट द ट्राई कलर वुड कंटिन्यू टू फ्लाई ओवर श्रीनगर। उनके बहादुरी ने, उनकी वीरता ने ये इंश्योर किया, ये सुनिश्चित किया कि तिरंगा श्रीनगर में हमेशा लहराता रहे। एंड हिज नेम इज फॉरएवर एच्ड इन द गोल्डन पेजेस ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री। और उनका नाम हमेशा के लिए, एच्ड मतलब एक तरह से लिखा जा चुका है परमानेंटली इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के गोल्डन पेजेस में। उनकी वीरता के कारण ही तिरंगा आज भी श्रीनगर में लहरा रहा है और उनका नाम इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के इतिहास में के गोल्डन पेजेस में, सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो गया है।
द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा स्टैंड्स एज अ पॉइनियंट मतलब होता है इमोशनल एंड सैड रिमाइंडर ऑफ द प्राइस ऑफ फ्रीडम एंड द एंड्योरिंग स्पिरिट ऑफ दोज हु फॉट टू प्रोटेक्ट इट। तो मेजर सोमनाथ शर्मा का जीवन और जो लेगेसी उन्होंने अपने पीछे छोड़ी है वो हमारे लिए एक सैड, एक इमोशनल रिमाइंडर है, याद है कि हम याद रखें इस चीज़ को कि जो आज़ादी हमें मिली है उसके लिए कितने लोगों ने क्या प्राइस पे किया है। आज़ादी की कीमत हमें याद दिलाती है और उन एंड्योरिंग स्पिरिट की, उन एंड्योरिंग मतलब जो लंबे टाइम तक जिन्हें याद रखा जाए, उन लोगों की भी याद दिलाती है जिन्होंने फाइट किया, संघर्ष किया उस आज़ादी को बचाए रखने के लिए। आज़ादी मिल गई लेकिन फिर उसे बनाए रखने के लिए भी बहुत से लोगों ने संघर्ष किया है। तो ये जो मेजर सोमनाथ शर्मा का जीवन है, उनका बलिदान है, वो हमें आज़ादी की कीमत याद दिलाता है और लोगों की भावना को दिखाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए संघर्ष किए हैं। हिज स्टोरी, उनकी जो कहानी है, मार्क्ड बाय सेल्फलेसनेस एंड ब्रेवरी। उसमें सेल्फलेसनेस मतलब निस्वार्थता है। सेल्फलेस बोलते हैं उस पर्सन को जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे। उनकी कहानी निस्वार्थता और बहादुरी से बनी है एंड इट विल कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड गाइड जनरेशंस टू कम। आने वाली कई पीढ़ियों को वो गाइड करेगी और इंस्पायर करेगी, करना जारी रखेगी, उन्हें प्रेरित करती रहेगी। इंश्योरिंग दैट हिज सैक्रिफाइस इज नेवर टू बी फॉरगॉटन। और हम इंश्योर करेंगे कि उनका जो सैक्रिफाइस है, जो बलिदान उन्होंने दिया है, उसे हम कभी ना भूलें। हिज नेम इज एच्ड ऑन द ऑनर वॉल ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल। देखो ये वॉल की एक पिक्चर भी आपको गिवन है। नेशनल वॉर मेमोरियल में एक ऑनर वॉल है जहाँ पर सभी जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं उनके नाम लिखे गए हैं। तो इसमें आप मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम भी देख सकते हैं। ऑनर वॉल है विद नेम्स ऑफ ब्रेव हार्ट्स एज एट नेशनल वॉर मेमोरियल। ये मेडल्स हैं ऑफ ऑनर। तो चलिए उन ब्रेव हार्ट्स को सैल्यूट करते हैं। यहाँ पर हमारे नेशनल सॉन्ग के कुछ लाइन्स गिवन है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। जय हिंद। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इंस्पायर्ड भी आप फील कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।